आज हम बात करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, जो कि एक कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है ये कला संबद्ध स्रोत प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। तो बताएंगे कि एक्चुअली जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है इसका किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। मेथड तो और भी हमारे पास हैं कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक पहले इसकी बात करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम कोई यहाँ पे कंसीडर करते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, और इसका डायग्राम ड्रा करना ही अपने आप पे सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो सबसे पहले इस तरीके एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक हम थोड़ा सा आगे एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हम डॉटेड लाइन के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरीके से डॉटेड लाइन के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना होता है हमको, यहाँ पर सिंपली हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट ऊपर लेते हैं और इसको इस तरीके से करके कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे इस तरीके से हम एक स्क्रीन ड्रा कर लेते हैं और इस लाइट को यहाँ से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से कोई पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा, और इसको इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करने में हमें आसानी से समझ में आता है कि किस प्रकार से पोजीशन यहाँ पे बदलेगी। अब इसमें होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने कल एक बताया था, जब पिछले टॉपिक में हमने बात किया था कि अगर एक सोर्स से कोई दो सोर्स हम जनरेट कर दें तो ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लिया यहाँ पे ये हमारे पास कोई एक प्रिज्म है जो ABC है, A, B और ये C। इसके मान लीजिए दो एंगल यहाँ पे लिए हमने अल्फा हैं। लाइट जब भी कभी प्रिज्म से सोर्स से चल करके इस तरीके से जाके अपर पार्ट में पड़ती है, ये मान लीजिए प्रिज्म का अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट में पड़ने के बाद ये जो लाइट हमारी है ये डाउनवर्ड बेंड हो जाती है इस तरीके से। इसी तरीके से लाइट जब सोर्स S से आकर के इस प्रकार से लोअर पार्ट में पड़ती है तो ये जो लाइट हमारी है ये अपवर्ड ऐसे बेंड हो जाती है इस तरीके से। मतलब मैंने कहा कि जब कभी लाइट सोर्स S से अपवर्ड पड़ेगी, सोर्स S से लाइट गई, सोर्स S से जाने के बाद लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट में पड़ी, तो लाइट यहाँ से इस तरीके से डाउनवर्ड बेंड हो गई। और इसी तरीके से लाइट सोर्स S से जब लोअर पार्ट पे यहाँ पे स्ट्राइक हुई तो लाइट यहाँ से अपवर्ड बेंड हो गई। अब अगर इन पॉइंट्स को हम पीछे एक्सटेंड करें, जैसे ये लाइट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेंड हो रही है, अगर इसको सीधे हम पीछे से यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन करें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइट सोर्स जो है S से ना करके सोर्स S1 से आ रही है। इसी तरीके से जब लाइट सोर्स S से जाके लोअर पार्ट में पड़ रही है, और अगर इसको हम इस तरीके से जाके ऐसे कनेक्ट करते हैं, मीन्स इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा ये प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है जैसे सोर्स S2 से आ रही है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा लगता है कि लाइट जैसे हमारी सोर्स S1 से आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये सोर्स S1 से नहीं आ रही थी। ये जो हमारी लाइट यहाँ पे थी ये आ कहाँ से रही थी, सोर्स S से आ रही थी। इसी प्रकार से अगर इसको हम देखें तो ऐसा लगता है लाइट सोर्स S2 से आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये लाइट सोर्स S2 से नहीं आ रही है। ये जो हमारी लाइट है ये आ कहाँ से रही थी, ये आ रही थी लाइट यहाँ से सोर्स S2 से। तो यहाँ पे दो सोर्स हमने जनरेट कर दिए, एक सोर्स से हमने दो सोर्स जनरेट कर दिए, सोर्स S से हमने दो सोर्स जनरेट किया, एक सोर्स हम S1 जनरेट किया, दूसरा सोर्स S2। मतलब ये है कि एक सोर्स हमारे पास यहाँ पे था मूल रूप से, जिसको हमने बोला था कि वो हमारा मान लीजिए सोर्स S है। तो इस सोर्स S से हमने कोई दो सोर्स जनरेट कर दिए, एक सोर्स हमने S1 जनरेट किया और दूसरा जो सोर्स था वो हमने S2 जनरेट किया। और हमने बताया है कि अगर किसी एक सोर्स से कोई दो सोर्स जनरेट कर दिए जाएं तो ऐसी लाइट को या इस तरीके के सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। अब अगर हम यहाँ से ये मानते हैं
कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के S2 से लेकर के यहाँ तक की अगर ये डिस्टेंस जो है, ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की y1 है, और यहाँ C से लेकर के मान लीजिए स्क्रीन तक की ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की y2 है। अगर इसको हम पॉइंट यहाँ पे O मानते हैं, इसको यहाँ पे हम M1 मानते हैं, इसको हम M2 मानते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर हम एक आईपीस लगा देते हैं। आईपीस का पर्पस क्या होता है कि जो फ्रिंज यहाँ पे फॉर्म होती है उनको आईपीस के थ्रू हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक आईपीस लगा के रखी है। ये हमारी जो फ्रिंज बनेंगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेंगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब होता क्या यहाँ पे है, तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगी मीन्स S2 से लेके यहाँ तक M2 तक की, वो D इक्वल टू कितना होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2। तो फिर एक बार इसको समझना है, कैसे हम इसको याद रखेंगे कि अगर लाइट कभी पड़ेगी अपवर्ड, अगर लाइट अपवर्ड पड़ेगी तो यहाँ से लाइट जाएगी डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड लाइट पड़ रही है तो लाइट जाएगी यहाँ से डाउनवर्ड, और अगर लाइट पड़ेगी डाउनवर्ड तो जाएगी अपवर्ड, उल्टा। तो देखिए जरा इसको क्या हमने बताया क्या है, जब सोर्स एस से लाइट अपवर्ड पड़ रही है, किसमें, ट्रायंगल के अपर पार्ट में पड़ रही है। अगर आप देखें तो ये मेन पार्ट है, इसके अपर पार्ट में पड़ रही है। तो जब सोर्स एस से लाइट अपर पार्ट में पड़ रही है तो ये डाउनवर्ड जा रही है। और ऐसा लगता है अगर यहाँ से इसको देखा जाए इस तरफ से बैठ करके, अगर यहाँ से देखा जाए इस तरीके से बैठ के, तो ऐसा लगेगा कि ये हमारी लाइट सोर्स S1 से आ रही है। लेकिन एक्चुअली ये हमारी लाइट जो है ये सोर्स S1 से नहीं आ रही थी, जबकि आ कहाँ से रही थी लाइट हमारी, ये लाइट जो हमारी थी वो आ रही थी सोर्स S से। अब इसको जरा दोबारा हम फिर एक बार आपको बता के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम इतना रफ कर देते हैं इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट हमने बनाया, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी किस प्रकार से इस चीज़ को हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पूरे पार्ट को, जितना ये पार्ट हमने लिया था, इसको अगर हम लेते हैं, ये अगर यहाँ से हम कोई ट्रायंगल ऐसे मैंने ड्रा कर दिया, अगर इसको हमने यहाँ से इस तरीके से करके, सिंपल सी चीज़ है, इसको ऐसे हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट से इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से जाके इसके लोअर पार्ट को ज्वाइन कर दिया, इसको अगर हमने यहाँ से कोई सोर्स एस ले लिया, इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब मैंने बताया कि अगर लाइट अपवर्ड पड़ेगी तो डाउनवर्ड जाएगी, तो लाइट जब सोर्स एस से जाएगी अपर पार्ट में पड़ेगी तो लाइट यहाँ से जाती हुई इस तरीके से डाउनवर्ड निकल जाएगी। इसी तरीके से लाइट जब सोर्स एस से जा कर के लोअर पार्ट में पड़ेगी तो यहाँ पे जाके पड़ेगी और अपवर्ड चली जाएगी। अब अगर यहाँ से हम इस तरीके से लेके इस तरीके से ज्वाइन करते हैं और यहाँ से दूसरा पॉइंट लेकर के इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं और इसको पीछे हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं, और अगर पीछे इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट हमारी सोर्स S1 से आ रही है और ये लाइट हमारी सोर्स S2 से आ रही है। अब साफ साफ समझ में आ रहा है, सोर्स S1 से S से लाइट जब अपर पार्ट में पड़ती है तो ये देखिए लाइट डाउनवर्ड जा रही है, और जब सोर्स S से लाइट यहाँ पे आके जब यहाँ पर डाउनवर्ड पड़ रही है तो लाइट देखो अपवर्ड जा रही है। तो यही मैंने बताया कि अगर लाइट सोर्स S से डाउनवर्ड पड़ेगी तो अपवर्ड जाएगी, और अगर अपवर्ड जाएगी तो अपवर्ड पड़ेगी तो डाउनवर्ड जाएगी। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन जैसी कोई स्थिति नहीं है। अब मान लीजिए इसमें हमको निकालना क्या है, इसकी वेवलेंथ। तो एक्चुअली फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ये है कि कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, सपोज दैट अ ट्रायंगल हमारे पास कोई है ABC इज प्लेस्ड, जिसके कि दो इसके एंगल जो होते हैं, ये मान लीजिए इसका एंगल क्या है, अल्फ़ा है, और ये भी मान लीजिए इसका एंगल कोई यहाँ पे अल्फ़ा है। जब कभी इसको हम बेस टू बेस प्लेस कर देते हैं तो ये जो इसके एंगल होते हैं वो इसके ऑब्ट्यूस हो जाते हैं, मीन्स अधिक कोण हो जाते हैं। अब मान लीजिए हमें इसमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट,
जो हमारी लाइट है उसकी हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बड़ा आसान मेथड हमारे पास है। कल हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला था कि बीटा इक्वल टू फ्रिंज विड्थ निकालने का लेमडा डी अपान एंड दैट वाज 2d। इसको अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट इक्वेशन नंबर ए। अब अगर ये मान लिया जाए कि ये आई पीस जो हमारे पास है, ये आई पीस जो है इसको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंज जो होती हैं वो क्रॉस द वायर आर काउंटेड। क्रॉस वायर का मतलब होता है कि जहाँ पे उसका सेंटर आता है। अब अगर यहाँ पे फ्रिंज बन रही है तो ये जो पॉइंट, जो इनर पॉइंट यहाँ पे इस जगह दिख रहा है, ये इसका जो है बेसिकली क्रॉस वायर कहलाएगा, ये इसका मूल बिंदु कहलाएगा, ये वाला। तो इसमें अगर फ्रिंज हमारी क्या है, अगर आई पीस को हम ऊपर नीचे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की तरफ मूव कराते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंज जो है जो क्रॉस द वायर है वो काउंट कर दी जाती हैं। और मान लीजिए इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक की अगर इसकी लेंथ L मान लें और अगर इसमें 20 फ्रिंज हमारी बन जाती हैं पूरे में से, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें होगा बीटा इक्वल टू L अपान 20। ये कैसे हमने कर दिया, इसको करने का ये मेथड है कि अगर मान लीजिए यहाँ से M1 से M2 के बीच की दूरी L है और इसमें मान लीजिए सपोज दैट 20 फ्रिंज बन रही हैं, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, L अपान 20 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को इक्वेट कर देंगे। तो जरा देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड फ्रॉम इक्वेशन बी, दोनों इक्वेशनों को उठा के आपस में हम बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी। अब अगर इक्वेशन नंबर ए और बी को हम करते हैं तो चूंकि दोनों की दोनों जो हमारी इक्वेशन समीकरण हैं वो बीटा के इक्वल हैं, तो क्या होगा, यहाँ से पहली इक्वेशन जो हमारे पास है उससे क्या आएगा और दूसरी से क्या आएगा। पहली इक्वेशन से जो हमारे पास आएगा वो है बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपान 2d। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा डी अपान 2d, ये हो जाएगा लेमडा डी अपान, वहाँ पर लिखा हुआ है 2d, तो 2d मैंने लिख दिया, इक्वल टू ये है L अपान 20। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, चूँकि हम यहाँ से निकालना क्या चाहते हैं, वेवलेंथ, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 लेमडा डी इक्वल टू आ जाएगा 2dl, 2 10 जा 20। अगर यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा dl अपान 10d। इस प्रकार से ये इसकी वेवलेंथ निकाल लिया हमने कि जो लाइट हमने यूज़ किया है कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए उसकी ये वेवलेंथ है ये। तो ये इस तरीके से हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को बता सकते हैं कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। जब भी कभी लाइट इसमें अपवर्ड पड़ेगी तो डाउनवर्ड जाएगी, अपवर्ड मतलब जब प्रिज्म के अपवर्ड में पड़ेगी, अपवर्ड मतलब अपर पार्ट में पड़ेगी तो लाइट डाउनवर्ड जाएगी। अगर इसको यहाँ से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट हमारी सोर्स S1 से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो सोर्स S1 से नहीं आ रही है, वो सोर्स S से आ रही है। इसी तरीके से लाइट जब सोर्स S से डाउनवर्ड पड़ेगी, डाउनवर्ड किस में, प्रिज्म में डाउनवर्ड पड़ेगी, तो दैट वो लाइट जो है वो अपवर्ड बेंड हो जाएगी। और अगर उसको यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो लाइट हमारी सोर्स S2 से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो लाइट सोर्स S2 से नहीं आ रही है, रादर वो सोर्स S से आ रही है। इस तरीके से एक सोर्स से हमने दो सोर्स प्रोड्यूस कर दिए और ये कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है हमारे पास। तो इस तरीके से अभी हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बताया किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होता है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स जो हम बताते हैं या जिस तरीके से सुपरपोजिशन ऑफ वेव को पढ़ाते हैं उसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल होता है, मतलब तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, एम्पलीट्यूड की रेस्पेक्ट में, आयाम की रेस्पेक्ट में, क्योंकि कल इसमें जैसे हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर इसको हम मान लें ओरिजिन, और अगर ये मान लें कि यहाँ से इस तरीके से ये हमारी वेव है, और इस तरीके से इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो इससे हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो फैक्टर हम लेते हैं। पहला फैक्टर हमारा क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे +1 कल मैंने बताया था कि ये बेसिकली होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि डेल्टा इक्वल 2 पाई लेते हैं तो cos 2n पाई की वैल्यू +1 होती है, और यहाँ पे जो होता है ये होता है -1। अब अगर इसके बीच हमें ग्राफ प्लॉट करने की बात कही जाए कि भाई हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। मान लीजिए इस तरीके से ये हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब अगर यहाँ से हमको ये देखना है तो जो ये पॉइंट है, मीन्स जो ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 मैक्सिमा होगा, ये होल स्क्वायर आएगा। और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखेंगे, चूंकि ये निम्नलिखित पॉइंट इसका है, तो यहाँ पे आएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ग्राफ प्लॉट करना भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से हम इसमें ग्राफ को दिखा सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में किस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि कैसे इसमें प्लॉटिंग करते हैं। अब इसी में एक होता है कि भाई कोहेरेंट सोर्स होते क्या हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, कहते हैं टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी नियरली इन सेम एम्पलीट्यूड या अप्रॉक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड एंड दे हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कहते हैं टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी नियरली in same amplitude and they have a constant phase difference with respect to time, then such type of sources are called coherent sources। अब coherent source प्रोड्यूस करने कई मेथड हैं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, लॉयड्स मिरर है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और मैनी मोर, लेकिन जो था वो हमने बता दिया। अब ये किसी पे होता है कि भाई कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस तो हमने बता चुके हैं, लेकिन कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में ये होता है, पहली कंडीशन ये होती है प्राइमरी इंटरफेरेंस के लिए कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज कला संबद्ध होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, जो आयाम है वेव का तरंगों का वो लगभग बराबर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मस्ट बी नियरली इक्वल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो है, जो आवृत्ति है, वो लगभग पूरी तरीके से बराबर होना चाहिए। और जो वेव है दैट मस्ट प्रोपेगेट इन सेम डायरेक्शन, जो वेव हमारी है वो समान दिशा में प्रोपेगेट होना चाहिए। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब हमें बताएंगे कि अगर मान लीजिए किसी माइका की सीट को या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की थिकनेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर उसको हम किसी बीम के पाथ में रख देते हैं। थिकनेस ऑफ थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसपेरेंट, ये है कि थिकनेस ऑफ थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये माइका भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है। मान लीजिए इसको हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि अगर यहाँ पर हम कोई एक, जैसा कल मैंने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए
एक सोर्स से कोई दो सोर्स हम जनरेट करते हैं, इस तरीके से स्लिट लेते हैं, यहाँ पे कोई स्क्रीन लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई सोर्स यहाँ पर S है, अगर सोर्स S से एक सोर्स से अगर दो सोर्स हम जनरेट कर देते हैं तो ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। मान लीजिए इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे जो लाइट वेव है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से हमने कहा कि अगर एक सोर्स से कोई दो सोर्स जनरेट कर दें तो ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स हमारा जो है वो सोर्स यहाँ पे S1 है, ये दूसरा सोर्स यहाँ पे हमारे पास S2 है। मान लीजिए अगर सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी जो हमारी है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक माइका की जो सीट है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई सीट है, अगर इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं और अगर इसकी जो थिकनेस है अगर वो हम मानते हैं कि मान लीजिए इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक T है और जब लाइट इसमें ट्रैवल करेगी तो मान लीजिए इसके अंदर जो लाइट का वेग है वो v है, लेकिन बाहर जो लाइट है उसका वेग c है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ये है कि अगर इसको हम पॉइंट P लेते हैं, इसको अगर हम O पॉइंट लेते हैं, इसको अगर हम M1 पॉइंट लेते हैं, इसको अगर यहाँ से हम M2 पॉइंट लेते हैं, तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर हमें जो S1P पे जो हमने माइका की सीट रख दिया है इसके यहाँ पे प्लेस करने से क्या अंतर आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर इसको हम यहाँ पे लेते हैं t इक्वल d/s, तो अगर समय निकालना है तो यहाँ मान लीजिए t1 है, तो पहले हमें देखेंगे कि इस माइका की सीट के अंदर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी, यहाँ दूरी का मतलब जो है माइका सीट के अंदर दूरी का क्या मतलब है, माइका सीट के अंदर दूरी का मतलब है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की दूरी कितनी है t, तो t, तो ये दूरी हो गई। अच्छा चाल इसमें कितनी है, चूँकि लाइट जब कभी इसके अंदर से होकर पार होगी तो वहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि मान लीजिए ये जो माइका सीट यहाँ प्लेस किया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस इसकी t है और इसमें जो वेग है वो v है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हमने v कर दिया। अब प्लस अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक जो बीम है वो S1P है, S1P में से हमने ये जो पार्ट है जो T पार्ट है, क्योंकि इस पे तो हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो अगर इसको हम हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं तो कितना बचेगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S1P है, उसमें से T सेक्शन हमने बाहर कर लिया तो कितना बचा, तो हो जाएगा S1P माइनस T, लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी है, c बाहर है, बाहर हमारी c है और माइका सीट के अंदर है v, तो कितना बचा, पूरा था S1P, S1P में से T सेक्शन हमने बाहर कर लिया तो S1P माइनस T और वेलोसिटी कितनी है c, तो आ जाए कितना, यहाँ पर हो जाएगा S1P माइनस T और पान यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास c। अब हम क्या करेंगे, अगर राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर दें और c से डिवाइड कर दें कोई अंतर नहीं आएगा, तो लिख देंगे नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई c। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई c। अगर ये हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये आ जाएगा T1 इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं तो 1/c पूरे ब्रैकेट के बाहर कर लिया, डिवीज़न हो गया। पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c और ऑलरेडी वहाँ पे क्या टर्म लिखा हुआ था, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ था T/v, तो c हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा T/v प्लस, फिर दूसरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, c से, तो जब दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा c और पहले से ऑलरेडी वहाँ पे कितना टर्म लिखा हुआ था, पहले से वहाँ पे लिखा हुआ था S1P माइनस T,
ये था S1P माइनस टी और डिवाइड बाई था C। अब जरा देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी नो दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है वो म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी। म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी। तो जरा इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, इस पार्ट को, ये जो पार्ट हमारे पास दिख रहा है, ये पार्ट, ये जो सेक्शन दिख रहा है सी बाई वी, ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा म्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा T1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/c, और साथ में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा म्यू टी प्लस S1P माइनस टी। इसको थोड़ा सा अगर और हम अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं तो इस C को यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इस म्यू टी को हम टी के साथ ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं CT1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा S1P प्लस हो जाएगा म्यू टी माइनस टी। म्यू टी के साथ हमने क्या किया, माइनस टी को ले लिया। तो फाइनली अगर इसको हम लिखेंगे तो CT1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा S1P प्लस हो जाएगा, टी को बाहर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा कितना, म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसको दे दिया सपोज दैट बी पार्ट। अब यहाँ से एक बड़ी समझने वाली चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि जो हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस वो कितना होगा। CT1 ये तो वेलोसिटी है और ये टाइम है। फार्मूला हमारा होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी में टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई डिस्टेंस निकल के आ रही है, तो अगर हमें इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S2P में से ये पूरा हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि S2P पाथ लंबा है और S1P पाथ हमारा छोटा है। सो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो S2P में से S1P पूरा जो पार्ट है इसको हम पूरे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस, तो यहाँ से आ जाएगा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस आ जाएगा S2P माइनस हो जाएगा S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर C। लेकिन हमने जैसा कि पीछे बताया था कि अगर मान लीजिए हम ब्राइट फ्रिंज के लिए लेते हैं तो जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हमारा होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन हम लगा देंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ये होता है S2P माइनस S1P इक्वल टू n लैम्डा। तो वी नो दैट इफेक्टिव जो पार्ट डिफरेंस हमारा पूरा है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है S2P माइनस S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा है। अब हम इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से हमको मिलेगा, ये हो जाएगा यहाँ से S2P माइनस ये हो जाएगा S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू n लैम्डा। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर D। पिछले डेरिवेशन के अंदर एक चीज़ यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो S2P माइनस S1P है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, और हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो S2P माइनस S1P है ये इक्वल टू है 2y स्मॉल d अपान कैपिटल D। और अगर n फ्रिंज होंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2yn हो जाएगा।
हमने बताया था कि अगर 1 फ्रिंज है तो y1 है, 2 है तो y2 है, y3 है तो y3, अगर n है तो yn हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर डी, तो इक्वेशन नंबर डी से यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा? अगर ये वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर डी में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए जरा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2yn स्मॉल डी अपान कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा n लेमडा। इसको इधर से इधर हम ट्रांसपोज करते, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2yn स्मॉल डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू, ये यहाँ से हो जाएगा n लेमडा प्लस यहाँ से हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसको इधर से इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो यहाँ डिवीज़न में वहाँ मल्टीप्लिकेशन में, और जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाकर डिवीज़न में, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली कि yn इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी अपान, ये हो जाएगा 2d, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस n लेमडा। ऐसे ही अगर हम n की जगह n प्लस 1 इससे एक आगे का निकालें तो कितना हो जाएगा? तो yn प्लस 1 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा d अपान 2d, यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस n के प्लेस पे हमने n को रिप्लेस कर दिया है n प्लस 1, ये हो जाएगा लेमडा। अब अगर फिर इससे दोनों की मदद से अगर हम फ्रिंज विड्थ निकालें तो क्या आएगा? फिर वही आएगा जो आपको बताया था पीछे मैंने कि फ्रिंज विड्थ अगर निकालोगे तो हमेशा लेमडा डी अपान 2d आएगी। देखो म्यू माइनस 1 टी से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से खाली लेमडा बचेगा, n लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा? तो फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू आ जाएगा yn प्लस 1 माइनस yn इक्वल टू लेमडा डी अपान 2d। अब अगर ये तो हो गया ब्राइट की कंडीशन, अगर डार्क के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? तो जब डार्क की कंडीशन देखते हैं, वहाँ सब कुछ वही रहेगा, बस खाली जहाँ पर यहाँ पे n लेमडा है उसकी जगह बदल जाएगा। तो अगर ब्राइट की कंडीशन लिखते हैं तो क्या होगा, जब देखते हैं फॉर ब्राइट के लिए, ये तो ब्राइट की कंडीशन हमने निकाल ली। अब डार्क के लिए क्या करेंगे? डार्क मतलब मिनिमा और ब्राइट का मतलब मैक्सिमा, क्योंकि ब्राइट पे इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी लाइट की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर? यहाँ पे हो जाएगा S2p माइनस S1p प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। आप इसको चाहे डार्क बोलें या इसको आप बोलें बेसिकली मिनिमा। मैक्सिमा कंडीशन हमने निकाल दी, मीन्स अभी हमने ब्राइट की कंडीशन निकाली है। तो जरा इसमें हम देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर वही चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा S2p माइनस S1p, एक साथ लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। इसकी जो वैल्यू हमारे पास है उसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी आपको 2yn स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2yn स्मॉल डी अपान कैपिटल डी माइनस, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू, राइट हैंड साइड अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ से लेमडा बाई 2। अगर इसको, इस टर्म को अगर इधर से इधर जाके हम ट्रांसपोज करें तो जो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 2yn स्मॉल डी अपान, ये यहाँ से हो जाएगा कैपिटल डी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, वहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1
लेमडा बाई 2 प्लस इधर माइनस का जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आगे यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हमें करना ये है कि इसको थोड़ा करना है, तो जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में है वो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको हम लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा yn इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो कैपिटल डी अपान यहाँ से हो जाएगा दैट इज 2d, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आगे देखो क्या होगा, जो ये टर्म यहाँ पे n है, अगर इससे आगे एक हम निकालें कि भाई इसके आगे एक टर्म देखें, तो n की जगह अगर n प्लस 1 करेंगे, तो इसमें जो n प्लस 1 हम करेंगे उसको देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ये y तो y रहेगा, n की जगह n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल D अपान दैट विल 2d, ब्रैकेट इज क्लोज, देयर आफ्टर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे, 2 को 2 लिखेंगे, और यहाँ पर n की जगह ये जो n है इसकी जगह रखेंगे n प्लस 1 लिखेंगे बाहर। अब जब प्लस 1 यहाँ पे हम बाहर कर दिया, इसके बाद फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे दैट इज़ 1, और ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू टी से पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2n लेमडा बाई 2 2n लेमडा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 लेमडा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली लेमडा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से फ्रिंज विड्थ आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू, कितना निकलेगा यहाँ से, फिर वही चीज़ निकल के आएगी yn प्लस 1 में yn अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे इससे पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n लेमडा बाई 2, तो 2n लेमडा बाई 2 से पहला टर्म कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या होगा लेमडा बाई 2 आएगा, अगर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू लेमडा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, खाली लेमडा बचेगा, तो बीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा डी अपान दैट विल इक्वल टू 2d। तो इस तरीके से फ्रिंज विड्थ हम निकाल लेंगे। एक और भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि थिकनेस ऑफ अगर हमें निकालनी है फॉर सेंट्रल फ्रिंज के लिए, तो अगर सेंट्रल फ्रिंज के लिए थिकनेस निकालनी है तो उस कंडीशन के अंदर हमें t इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। देखें कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल फ्रिंज के लिए, अगर हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट के लिए। तो अगर हमें थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अब जरा देखिए थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट के लिए सेंट्रल फ्रिंज के लिए देखेंगे तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर सेंट्रल फ्रिंज अगर देखिए, अगर सेंट्रल फ्रिंज को हम अगर देखेंगे तो उस कंडीशन में लिए अगर CF की हम बात करते हैं सेंट्रल फ्रिंज के लिए, तो उस कंडीशन के लिए n इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पीछे हमने निकाला था कि yn इक्वल टू कैपिटल D अपान 2d था, और यहाँ ब्रैकेट में लिया था म्यू माइनस 1 इंटू टी, और प्लस यहाँ पे था n लेमडा। अब ज़रा देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे फॉर सेंट्रल फ्रिंज के लिए, क्या करेंगे, सॉरी, अब ज़रा ध्यान रखने वाली बात एक ही होती है, जब भी कभी हम सेंट्रल फ्रिंज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें यहाँ पे पर्टिकुलर जो वैल्यू रखनी होती है वो n इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं। तो अगर n इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो n इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा y0 इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल D अपान, ये हो जाएगा 2D, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। निकालना हमें क्या है, t निकालना है, तो 2D यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2D y नॉट अपान म्यू माइनस 1। d की वैल्यू गिवन है होगी, y नॉट गिवन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा। इस तरीके से हम थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।